बेसिकली इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले जब हमें किसी का ब्लड भी निकलता देखते थे ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी। बट नाउ हम लोगों को लिटरली मरते देखते हैं और हमें बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। इसकी एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि पहले मैं पैलेस्टाइन की बड़ी फील होती थी। बाद में फील कम होना शुरू हो गई। फिर एक दिन एक बड़ी वीडियो सामने आई जिसमें ना बॉम्ब एक बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसमें से लिटरली एक बंदा निकलते हुए बाहर नजर आया। और एकदम सारी दुनिया में कोहराम मच गया कि ये हो क्या गया। बिकॉज उस चीज के साथ हमारे माइंड ने अडेप्ट नहीं किया हुआ। बट ऐसा ऐसा क्या होगा, उस चीज के साथ भी हमारा माइंड अडेप्ट कर जाएगा। सेम गोस फॉर जितने भी आजकल क्राइसिस हम एप्स्टीन फाइल सामने आ रहा है। ये अडेप्टेबिलिटी का मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि इंसानियत को आगे डेंजर के तौर पे फील हो रहा है। बिकॉज हमारे माइंड उन चीजों के साथ भी सेंसिटिविटी शो नहीं कर रही जिनके साथ उनको सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए थी। नंबर वन, टेक्निक और स्केलेटन मिसअलाइनमेंट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडीज ना इवॉल्व कर रही हैं चेयर पे बैठने के लिए। और फोन्स जब हम स्क्रीन को वी नो कि हम देखते हैं कि हर बंदे का एक एवरेज स्क्रीन आवर्स मिनिमम 8 आवर्स होता है डेली का। इवन इनफैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं तो बहुत उसने जन रख के बता रहा हूँ। बस स्क्रीन स्क्रीन आवर्स आजकल कितने ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडीज उसी तरह इवॉल्व करती जा रही हैं। और हमें अब जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वजह से वो एज फॉरवर्ड है। नंबर वन, cervical spine neck problem, forward head posture from phones and laptops, held weights 5 kg neutral but 27 kg when titled 60 degree to look at phone। अब इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, कंप्रेस्ड सेरिब्रल डिस्क, नर्व पिंचिंग, एक ये प्रॉब्लम है। उसके बाद स्पाइन प्लस पेल्विस, 8 to 12 hours sitting, flatten lumbar curve, tight hip flexors and weak gluteus। Sitting is new smoking for spine, इसने स्मोकिंग के थ्रू इसको लिंक किया। अब नंबर थ्री पे प्रॉब्लम क्या रही, जॉ प्लस टीथ। अब हमारे जॉज भी स्मॉलर होना शुरू हो गए। वो कैसे कि पहले हम ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम सॉफ्ट और प्रोसेस्ड फूड के इतने आदी हो गए हैं और मुंह से सांस लेने के। इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो हमारा फूड है ना वो बेसिकली हम बेबीज उसको लेस च्यू कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जॉज ग्रो ही नहीं करे जितने वो ग्रो पहले करते थे। और इसी तरह बहुत सारी आगे प्रॉब्लम लिस्टेड है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिस तरह आईज का प्रॉब्लम है, सेम फॉर हैंड और थम्स। इन शॉर्ट हमारी पूरी एनाटॉमी ही आजकल के दौर में ड्यू टू एक्सट्रीम लाइक, क्योंकि हमारा टेक के साथ बहुत ज्यादा वास्ता है। और दूसरा हम एक खास पोस्चर में, क्योंकि पहले हमें पता है कि पहले लोग नेचुरल तरीके से जीते थे, जमीनों पर बैठते थे और एक वो प्रॉपर हिस्ट्री चेंज है। तो हमारी एनाटॉमी भी उसके साथ इवॉल्व करना शुरू हो गई है। ठीक है। तो आफ्टर दैट जो हम अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे अब वो बेसिकली अब हम आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजी के रेल में दाखिल हो रहे हैं। हमने ह्यूमन इंसान की एनाटॉमी पढ़ ली जो उसका बेसिकली जाहिरी वजूद है। अब हम बेसिकली इंसान के अंदर जाके देखेंगे और एट द एंड ऑफ द डे फिर हम उसको फिलोसफी के साथ सारा लिंक आउट कर देंगे। ठीक है। अब जो हमने बेसिक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है ना वो बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वो हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि नंबर वन, एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है अडेप्टेबिलिटी। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अडेप्टेबिलिटी दी है। अडेप्टेबिलिटी क्या है? अडेप्टेबिलिटी ये है कि इंसान ना हर हालात में यूजुअली अडेप्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जेल गया, वो कुछ अर्से बाद उसके हालात के साथ अडेप्ट कर देता है। सेम गोस फॉर जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है तो वो उसके हालात और वाकयात के साथ अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर देता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है ड्यू टू द टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज जो हम देखते हैं। वो चीज हमें अडेप्ट करी जा रही है टू अ लॉट ऑफ वायलेंस। अब ये वायलेंस हमें कैसे अडेप्ट कर रहा है? ये वायलेंस हमें इस तरह से अडेप्ट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल बेसिकली इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले जब हमें किसी का ब्लड भी निकलता देखते थे ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी। बट नाउ हम लोगों को लिटरली मरते देखते हैं और हमें बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। इसकी एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि पहले मैं पैलेस्टाइन की बड़ी फील होती थी। बाद में फील कम होना शुरू हो गई। फिर एक दिन एक बड़ी वीडियो सामने आई जिसमें ना बॉम्ब एक बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसमें से लिटरली एक बंदा निकलते हुए बाहर नजर आया। और एकदम सारी दुनिया में कोहराम मच गया कि ये हो क्या गया। बिकॉज उस चीज के साथ हमारे माइंड ने अडेप्ट नहीं किया हुआ। बट ऐसा ऐसा क्या होगा, उस चीज के साथ भी हमारा माइंड अडेप्ट कर जाएगा। सेम गोस फॉर जितने भी आजकल क्राइसिस हम एप्स्टीन फाइल सामने आ रहा है। ये अडेप्टेबिलिटी का मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि इंसानियत को आगे डेंजर के तौर पे फील हो रहा है। बिकॉज हमारे माइंड उन चीजों के साथ भी सेंसिटिविटी शो नहीं कर रहे जिनके साथ उनको सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए थी। ठीक है। अब जो हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे वो बेसिकली ये है कि स्ट्रेस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू, नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू 2022 WHO रिसर्च। अच्छा, अब ये क्यों प्रॉब्लम बन गया और पहले ये क्यों प्रॉब्लम नहीं था? मतलब पहले भी प्रॉब्लम था बट पहले कदरे कम क्यों था?
इसकी रीजन ये है कि बेसिकली पहले ये था कि इंसान बेसिकली ना नेचुरल एक तो चीजों के ज्यादा करीब था, दूसरा इंसान बेसिकली लॉइन और मतलब जो उसके डेंजर्स आ सकते थे ना वो नेचुरल थे। फॉर एग्जांपल जंग हो गई किसी कंट्री के साथ, या या लाइक किसी एनिमल के साथ, जैसे बेसिकली क्या कहेंगे हम, दरिंदा कहेंगे, किसी दरिंदे के साथ उसका लाइक सामना हो गया, जिसकी वजह से उसका कोर्टिसोल रिलीज हुआ और उसको प्रॉब्लम आई। ये एक कंटिन्यूस कोर्टिसोल रिलीज का रीजन नहीं था। हमें पता है कि अच्छा एक सेकंड मैं हम कंटिन्यू करेंगे, पहले कोई बताए कोर्टिसोल क्या होता It's the hormone that is released during stress. है? यस, ट्रू, ठीक हो गया। अब कोर्टिसोल क्या होता है? कोर्टिसोल स्ट्रेस के वक्त रिलीज होता है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, अब हमने इंसान ने खुद इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बना ली जो कि उसकी जो कि कोर्टिसोल रिलीज करने की एक तरह से एज अ मशीन के तौर पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल में किस तरह कोर्टिसोल रिलीज होते हैं, डेली के टेस्ट, डेली के मार्क्स, उसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने अगर पानी पीने जाने तो मैंने टीचर से पूछ के जाना है, मैंने अगर असेंबली में खड़ा तो स्ट्रेट लाइन में खड़ा होना है, मैं इधर से टेढ़ा मेरा नहीं हो सकता। ये क्लियर एग्जांपल्स हैं कि कैसे हमें उस कोर्टिसोल के साथ जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेचुरल रखा था, हम उसके साथ इतना वो हो गए हैं कि जिसकी वजह से वो हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर रहा है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमने पढ़ा था, वो क्या था? वो ये था कि जिसके जो कि वो बेसिक नर्वस सिस्टम है कि जिसके ऊपर हम लोग ना अडेप्ट कर जाते हैं, और वो सॉरी अडेप्ट कह रहा हूँ, वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारा डेंजर में ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जिसे हम सोचते हैं या लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, वो हमारा ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से हम सिर्फ इमोशंस की बेस पे हरकत करते हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आजकल के दौर में स्ट्रेस निहायत इंक्रीज कर रहा है। और जो हम लास्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखेंगे, अच्छा मैं एक बात दोबारा क्लियर करता हूँ कि ये जो जितनी हमने प्रॉब्लम्स निकाली हैं, ये प्रॉब्लम्स इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक वीक था। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि हमने लाइक इसके सोर्सेस कहाँ से लिए हैं, बट क्योंकि हमारे पास एक वीक था तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स निकालते, क्योंकि प्रॉब्लम को डिफाइन करना भी एक लाजमी रीजन है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बट ये सिर्फ जो हमने इस प्रेजेंटेशन के लिए चूज की है। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक देखेंगे ना, वो ये है बेसिकली मेंटल हेल्थ और अटेंशन कोलैप्स। इसकी क्लियर एग्जांपल ये है कि हम लोग ना हमारा जो डोपामिन हमने पढ़ा है, कोई बता सकता है कि डोपामिन की कौन सा केमिकल है? It's the neurotransmitter that makes us act. एक्ट फॉरवर्ड। To it gives us the drive to take action. वो action किसी भी चीज की हो सकती है. ड्राइव वाला वर्ड हमने यूज किया है, बट बेसिकली ये है कि जो कि हमें प्लेयर देता है, प्लेयर का हमारा मेनली जो हमारा केमिकल है ना वो डोपामीन। अब जो चीज हमें यहाँ से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि जो है ना मेंटल हेल्थ और अटेंशन कोलैप्स। अब ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 5 to 20 माइक्रोस्कोप्स पहले जो हमारा डोपामिन डायलेशन क्या है? डोपामिन डायलेशन ये है कि फॉर एग्जांपल कि पहले मेरा डोपामिन इतने टाइम में कंजम्प होता था, जो मेरे माइंड निकालता था। अब वो डोपामिन उतनी जल्दी कंजम्प हो जाता है और मुझे दोबारा डोपामिन की जरूरत पड़ती है। इसकी पहले इसकी जो कंजम्पशन रेट था ना वो 5 to 20 माइक्रो स्पाइक्स था। अब क्या है, अब अब आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? 5 to 20 था ना पहले, डबल हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए, ट्रिपल हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब लाइक लिटरली 200 to 500 इसका रेट आ रहा है। और अगर हम इसको क्लियरली इसको अगर हम मॉनिटर करें तो हम देखेंगे कि एक मेजर डिफरेंस है। पहले अब लिटरली हम सिर्फ एक 15 सेकेंड्स की रील के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि पहले ये सीन था कि यस हाँ, पहले ये सीन था कि जो हमारी क्लासेस थी ना वो 2 घंटे की होती थी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में। अब क्या है, अब उन्होंने कम करते करते लिटरली 45 मिनट्स पे आ गई। और अभी भी शिकायत आती है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और अभी इस हद तक हमारे डोपामिन लेवल्स पहुंच चुके हैं, तो ये आगे किस हद तक जाएंगे, जो मेजर हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। और ये इतना बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व करना जरूरी है कि इंसान ह्यूमंस तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। लाइक मैं और जो हम कहते हैं कि हमने सोच वाला इंसान बनना है, हमने अपनी इंडिविजुअल थॉट प्रोड्यूस करनी है, वो किस तरह पॉसिबल है विदाउट इसके कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह ताला हमने सॉल्व करनी है। अब आफ्टर अच्छा, ये जो मैंने साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट ना अंडरस्टैंड हुआ हो तो जरा प्लीज बताएं। श्योर, आई एम एज्यूमिंग कैसे अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जो हम आगे जाएंगे ना वो बेसिकली है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने बीच में क्वेश्चन भी किया था कि क्या चीज कॉमन है जो सब में आ रही है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्यों सब में कॉमन आ रही है? अब इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बस प्रेजेंटेशन 10 15 20 मिनट मैक्सिमम एंड हो जाएगी। अब जो है ना बेसिकली टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारे ऊपर, बेसिकली जो कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है।
टेक्नोलॉजी अभी हमने देखा है, लिटरली लिटरली डोपामीन के अंदर भी टेक्नोलॉजी का रोल है, जो कि हमारे उसको ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हमने पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, उनमें अगर दो प्रॉब्लम्स विदाउट टेक्नोलॉजी थी, तो दो प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के साथ थी। क्योंकि हमें ये बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आज से 100 साल पहले कभी भी इंसान ने इतनी लाइक स्पीडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए जितने आज तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है, जो कि हमें अपने हर प्रॉब्लम के अंदर हमने माइंड में रखना होगा कि इसको हमने किस तरह डील करना है इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन और एक्चुअल। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब एक लाइन में ये मैं बिल्कुल इस तरह एक जुमले को पूजे में मतलब बंद रखना होता है ना, मैं इस तरह बता रहा हूँ कि इन सिंपल बिफोर टेक्नोलॉजी हैड मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, बट नाउ इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। पहले क्या था? पहले टेक्नोलॉजी के पास ना ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा एडवांटेजेस देती थी एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया, उसके ज्यादा एडवांटेजेस थे। हमने कैमरा इजाद किया, उसके ज्यादा एडवांटेजेस थे। हम जो भी चीज इजाद करते थे उसके एडवांटेजेस ज्यादा होते थे एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। और बट अब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्वॉर्ड भी इजाद किया, हमने गन पाउडर भी इजाद किया, तो वो भी दोनों पार्टीज में बराबर का डिवाइडेड था। बट वट इज नाउ, अब ये है कि हमें डिसएडवांटेजेस टेक्नोलॉजी ज्यादा दे रही है और एडवांटेजेस निहायत कम दे रही है। और अभी हम फिलोसफी में आगे जाकर स्टडी करेंगे कि इस चीज ने कि जो हमें डिसएडवांटेजेस ज्यादा दे रही है और एडवांटेजेस कम दे रही है, इसने कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया ह्यूमैनिटी के ऊपर। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी के जल्दी से थोड़े से पॉइंट से गुजरेंगे। नंबर वन, कॉग्निटिव थिंकिंग डिक्लाइन। इंसान ने खुद सोचना छोड़ दिया, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही वो बिल्ड कर है। ये क्या है? ये है कि हम लोग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड कर गए हैं कि हम लोग लाइक लिटरली अपना हम इंसान ने खुद सोचना छोड़ दिया। अब इसमें एक बाइस भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमने रिसर्च की। अब मैं एग्जांपल इस प्रेजेंटेशन की, इस प्रेजेंटेशन में भी हमने एक्चुअली में काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। अब क्या कौन से बाइस आती है? बाइस ये आती है कि वो इसके कहते हैं कंफर्मेटिव बाइस। क्या है कि बेसिकली मैंने अगर कोई भी रिसर्च करनी है ना, तो मैंने देखा क्या मुझे सामने, मैंने एआई से सर्च किया, उससे मुझे डाटा दे दिया। मैंने कहा यार ये डाटा तो इतना कमाल का डाटा मिल गया जैसे मैं चाह रहा था। और मैं डीप में गया ही नहीं, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या ये डाटा दुरुस्त है भी या नहीं, या क्या जो लिंक्स इसने दिए वो भी ठीक है कि नहीं। मतलब मैंने खुद सोचना छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल ही मशीन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया। तो ये एक मेजर कॉग्निटिव डिक्लाइन है, जो कि आज प्रॉब्लम आ रही है कि इंसान ने आगे आने वाले दौर में कुछ तोड़ना छोड़ देना, इनफैक्ट अभी से छोड़ दिया हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बेसिकली बायोमेट्रिक और पर्सनल डेटा की है, और सर्वेलेंस सिस्टम्स की है। आप देखें, आजकल लिटरली जो वेबसाइट्स है ना, वो बगैर किसी लाइक फिक्र के हमें कहती हैं कि हम आपका डेटा इस पर्पज के लिए यूज करेंगे, बताती भी हैं, और आप एग्री करो। फिर लाइक अब इतना ओपन हो गया हमारा डेटा, किसी के साथ भी शेयर हो सकता है। पहले क्या सीन था? पहले ये सीन था कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी बादशाह से खतरा है, वो किसी के घर जाके छुप जाता था, चांसेस थे कि वो पकड़ा जाता था, बट वो ट्रेस नहीं हो रहा होता था एटलीस्ट। अब क्या सीन है? अब लिटरली हम डिवाइसेस के साथ हर जगह ट्रेस हो रहे हैं। कि क्लियर एग्जांपल लेबनान में पेजर अटैक्स था। पेजर अटैक्स ने क्या किया कि लिटरली हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन थे, उनको लिटरली घर बैठे बैठे उन्होंने एक बटन दबाया और वो शहीद हो गए वहां पे। तो ये क्लियर एग्जांपल है कि कैसे हमारा डेटा एक्चुअल में डेंजर में आ गया, और ये हमारे ऊपर कितने इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रहा है। और इसमें पर सर्वेलेंस सिस्टम्स आ जाते हैं कि वो कैसे 24/7 हमें सर्वेलेंस कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू हम सर्वेलेंस हो रहे हैं। इराक, अफगानिस्तान, जहां जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, कैसे वो सैटेलाइट का सहारा लेके किया गया है, और क्या क्या इसमें चीजें यूज की गई हैं। अब ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही चीज को डीप जाऊंगा, बट ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी अपने realm, एक तो बाहर के रेलम में तो हर जगह इम्पैक्ट कर ही रही है, अपने रेलम में भी क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। वही बात एट द एंड के इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा होते जा रहे हैं इसको मेरे टू एडवांटेजेस, जो कि हिस्ट्री के एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है। और अब टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम प्रेजेंटेशन के वन ऑफ द लास्ट पार्ट पे आगे हम वो है कि हम फिलोसफी और सोशियोलॉजी को इसके साथ अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये चीज अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि जब टेक्नोलॉजी न्यू न्यू आई थी ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था 1900 के आसपास, तो लोगों ने कहा यार ये टेक्नोलॉजी कितने फायदेमंद चीज है, और इंसान रिसर्च करता है, और एक्चुअल डेटा तो यही है। उन्होंने फिर कह दिया कि इल्म सिर्फ वही चीज है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो। उन्होंने, और इस चीज को हम कहते हैं मॉडर्निज्म। ठीक है। मॉडर्निज्म ये कहता है कि जो नॉलेज है ना, वो होती ही वो है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होती है, उसके अलावा कोई चीज नॉलेज नहीं है। अच्छा, उस वक्त तक तो ये बात लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर ली कि यार हम लोग तरक्की करें, इंजन आ गए हैं, डेली डेली हम लोग इम्प्रूव करें डेली बेसिस पर, तो ये बात तो ट्रू है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई, जिसमें इतने ज्यादा लाइक लोग मर गए। फिर उन्होंने ये बात नोटिस की कि यार टेक्नोलॉजी हमें एडवांटेजेस तो बहुत कम दे रही है, डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा दे रही है। ठीक है।
तो इसका तो बहुत खतरा है और ये तो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है। अ, फिर इसके जवाब में ना पोस्ट मॉडर्निज्म आया। क्योंकि ये बात अंडरस्टैंड करें कि जो मॉडर्निज्म था ना वो सिर्फ एक ही ट्रूथ के ऊपर बेस करता था, और था वो ट्रूथ था कि ऑब्जेक्टिव है, साइंस ऑब्जेक्टिव चीज है, ऑब्जेक्टिविटी है। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा नहीं, सब्जेक्टिविटी भी तो कोई चीज होती है ना। अच्छा, बिफोर कि हम सब्जेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करें, पहले मुझे आप लोगों में से कोई बताए कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है, एग्जाम्पल देके। It means that nothing is fixed. सिचुएशन के हिसाब से हर एक का ट्रुथ होता है। यस, वेरी क्लोज। दूसरा वाला आंसर ज्यादा क्लोज था इसका। इन सिंपली अगर हम सब्जेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करें तो सब्जेक्टिविटी वो है कि जिसके अकॉर्डिंग मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा है किसी बात का, मेरा अपना पर्सपेक्टिव कैसा है किसी भी चीज को देखने का। अब ये सब्जेक्टिविटी कहाँ से है, इसकी रूट यो कोस ये थी जो कन्फर्मेटिव बाइस थी जो मैं आप लोगों को बताई, जो कि मॉडर्निज्म में थी। अब मॉडर्निज्म पे उन्होंने ये एतराज किया कि आप लोग कहते हैं कि इल्म सिर्फ वही है जो कि हमें बेसिकली जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं साइंटिफिक साइंस के थ्रू। बट बट लाजमी तो नहीं है कि इल्म सिर्फ यही है। हो सकता है कि ये हो सकता है कि आपके पर्सपेक्टिव की तंग नजरी हो। कन्फर्मिटी क्या है? कन्फर्मिटी वो है कि यार मैं जो चीज चाह रहा हूँ ना वो मुझे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एस्पेक्ट पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ ना, मैं अगर उसी बाइसनेस उसी एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च करता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड डाटा मिलेगा। तो साइंस ने भी यही किया कि जो फिल्म्स थी जो कि बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे खर्चे जिससे उनको पर्सनली फायदा होता था, ना कि उन्होंने ह्यूमैनिटी का बेनिफिट देखा। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हुआ ना, जो जो चीजें हमें मिली वो बेसिकली हमारे सब सब्जेक्टिविटी के बेस पर मिली। और सॉरी, जो एंड रनर जो जो चीजें मिली वो उनके फायदे में थी, ह्यूमैनिटी के फायदे में नहीं थी। इसका मतलब कि ये कंफर्मिटी बाइस थी जो कि वो अप्लाई कर रहे थे। और ये और मैं जो चाहूंगा वो उस प्रोस्पेक्टिव की चीजें मुझे ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी। अब जब इसको हम सब्जेक्टिविटी के एंगल से देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये कहा कि देखें कोई भी ट्रूथ दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म की एक फील्ड थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि आसमा ने बताया भी था शुरू में। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि दुनिया का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, दुनिया में कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है। हर बंदा अपना ट्रूथ तलाश करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का ट्रूथ है कि यार किसी का कोई पर्पस है, किसी का कोई पर्पस है। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल थॉट है, क्योंकि देखिए कन्फर्मिटी का उन्होंने प्रूव कर दिया था कि कन्फर्मिटी मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा, जो मैं एनक पहनूंगा मुझे वो चीज उसी एंगल से नजर आएगी। ये उन्होंने प्रूव कर दिया था। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे जो पोस्ट मॉडर्निज्म ना हमें सब्जेक्टिविटी की तरफ ले गया। अब मसला सब्जेक्टिविटी में भी नहीं था, मसला क्योंकि देखें ये इसमें मसला नहीं कि ओपिनियन डिफरेंट करें। मसला ये था कि सब्जेक्टिविटी इस तरह से शेप हो गई कि वो अल्टीमेटली हमें सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी में हमें इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके, मैं भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिविजुअलिज्म आया कैसे। ठीक है। अब सब्जेक्टिविटी ने क्या किया, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडेप्टेबिलिटी का बिल्कुल स्टार्ट में इन द क्लास, साइकोलॉजी से रिलेटेड। एडेप्टेबिलिटी क्या थी, किसी को याद हो तो बताएं प्लीज। The ability to adapt to changing circumstances. यस, एग्जैक्टली, यही इसी को एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। अब क्या हुआ बेसिकली, जब हर किसी का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया, उसके साथ टेक्नोलॉजी ने हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। मुझे अपने भाई की पेन नहीं फील हो रही क्योंकि मैं उसके साथ सेंसिटिव, मैं उसके साथ डिसेंसिटाइज हो गया। ठीक है, मुझे गजा में बैठे बच्चों की पेन नहीं फील हो रही। मुझे लग रहा है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे दुरुस्त लगता है वही दुरुस्त है। इसकी हमें क्लियर एग्जांपल हमें आर्ट्स में मिलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज भी किसी के थीसिस देखने जाए ना यूनिवर्सिटीज में, यू विल बी अमेज्ड कि यार कैसी कैसी चीजें थीसिस में रखी हुई है। फॉर एग्जांपल किसी ने स्टूल रखा हुआ है, किसी ने लाइक मुर्गी के पंजे रखे हुए हैं। वाई? बिकॉज वो कहते हैं कि यार देखो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हमें ये चीज पसंद आती है, हम इसको आर्ट कहते हैं। जबकि हम हिस्ट्री में सिर्फ लिटरली सिर्फ एक दरवाजा भी देख लेंगे ना एक मस्जिद का, उसके ऊपर इतनी डिफरेंट आर्ट हुई होगी कि वी वुड बी लाइक यार ये क्या आर्ट है। क्यों? क्योंकि अब हर बंदे ने कहा कि मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है वही चीज दुरुस्त है। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी साइड है वो गलत है। क्यों वो गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि उनका अपना गलत ना भी हो लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि मैं उस चीज के साथ अडेप्ट कर गया हूँ। ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी और पोस्ट मॉडर्निज्म ने मिला के वो सब्जेक्टिविटी जनरेट की। ठीक है। उस सब्जेक्टिविटी जनरेट होने के बाद ना, अब जब हम इसको सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट के अंदर देखते हैं तो वो ये इम्पैक्ट आता है कि हर बंदे की अपनी फिलोसफी होगी और हर बंदा एक दूसरे से डिसएग्री करने लग गया। इवन के एक ही रिलीजन में कई कई फिरके बन गए और हर फिरके का अपना बिलीफ, और कोई फिरका दूसरे फिरके की सुनने के लिए तैयार नहीं।
तो ये एक बेसिक रीजन है जिसने हमें इंडिविजुअलिज्म से भी सुपर इंडिविजुअलिज्म में ले गया। और आगे क्या डेंजर है, आगे इंडिविजुअलिज्म मजीद इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे रीजंस पढ़े हैं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे हमारा अटेंशन स्पैम, कैसे ये सब चीजें एक साथ लिंक करके हमें उस स्टेज के ऊपर ला रही हैं कि हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसको उसके अकॉर्डिंग लेकर नहीं चल पा रहे। जब हम इसको बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि basically we have lost the common language to agree on what's real, and we have scrolled past so much pain that we no longer feel it. So now we are online together but alone inside.